नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी जो हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी की 6 to 12th चलेगी एसएसटी की, और इसमें अभी हम 6 क्लास का पढ़ा रहे हैं और सोशल साइंस। तो हमारी जो पिछली वीडियो है जिसमें हम व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं वो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आगे भी समझ में आए अच्छे से। वैसे ऐसे समझाएंगे कि समझ में आएगा, और हमेशा याद रखिएगा कि जो थ्योरी जरूर पढ़िएगा ताकि कॉन्सेप्ट खूब अच्छी से क्लियर रहे, और तब क्वेश्चन कैसे भी आता है वो कर लिया जाता है, और बिना कॉन्सेप्ट के नहीं होता है। और साथ ही हमारा चैनल ही अगर आप देख रहे होंगे तो आप काफ़ी चीज़ें जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम नोट्स ले लें और हमें अलग से बनाना ना पड़े तो उसकी भी सुविधा है। उसके लिए बस आपको करना यह है कि आपको चैनल व्हाट्सएप पर जाना है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर रहेगा और यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जो आप देखिएगा, और नंबर जो भी होगा देख लेना। और ये बहुत ही मामूली फीस पर है, 499 पर आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगा नोट्स। और ये नोट्स बहुत ही संक्षिप्त नहीं है और बहुत विस्तृत नहीं है जो आप पढ़ ना सके, और ऐसा नोट्स है जिसमें आप सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, आप अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं विशेषकर DSSB, KVS और BPSC, इसके लिए आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सारा उसमें सिलेबस में मिल जाएगा जो भी इनका सिलेबस होता है। DSSB और KVS सिलेबस देता है, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि कैसे मैच करता है। ओके, तो आप चाहे तो 499 में PDF नोट्स ले सकते हैं, या आप हमारा ये जो वीडियो सीरीज चल रहा है वो देखते रहेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस आपको नोट्स बनाने पड़ जाएंगे, क्योंकि लास्ट में जब पेपर आता है, पास आता है, तो कई चीज़ें रटना पड़ जाता है, समझा जाता है पहले। देखो, कोई भी पढ़ाई होती है तो उसमें समझना और रटना दोनों पड़ता है। पहले समझ लेते हैं, फिर कुछ ऐसी चीज़ें जैसे सन को तो रटना ही पड़ता है। सन में काफ़ी कंफ्यूजन हो जाते हैं, इतने सारे सन होते हैं, किस चीज़ का कब हुआ था, कब उसका निर्माण हुआ, कौन कब आया, ये सब रटना पड़ जाता है। तो इसलिए नोट्स जब तैयार होते हैं तो जब नोटिफिकेशन आ जाता है जिस चीज़ को भी आप भरना चाह रहे हैं, सीटेट या KVS या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो आसान रहता है। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि जो भी हम अपना वीडियो डालें, वीडियो का टाइमिंग है 5 PM, और डेली वीडियो हम डालते हैं, और 5 PM और 8 PM 1 से 2 वीडियो रोज हो सकते हैं, मिनिमम 1 रहेगा ही, और 2 वीडियो भी मेरे पढ़ सकते हैं। जैसा होता है वैसे डालते हैं। कई बार कुछ ज़रूरी सूचना होती है उसकी वजह से भी डालना पड़ जाता है। मिनिमम 1 वीडियो 5 बजे ज़रूर रहेगा। सो आप देखिएगा। अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, और हमारा वाइट बोर्ड पर जो पढ़ाया गया है 6 का, वो आप देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा। और ये 7th क्लास का है, और ये पहला लेसन है जिसका नाम है प्रारंभिक कथन। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें हजारों वर्षों के दौरान जो हुआ था, जैसे उस समय 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक जो भी चीज़ें हुई थी वो इसमें पढ़ेंगे। अभी 6 क्लास में हम लोग 2000 से पहले की बातें ज़्यादा पढ़ रहे थे, सन 2000 से पहले की बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे 700 से 1750 तक की चीज़ें, इतिहास। ओके, तो जो पहला है कि जो भूगोलवेत्ता थे अरब के, पहला भूगोलवेत्ता अरब का था जिसका नाम अल इद्रीसी था। इसने 1154 में एक मानचित्र बनाया। फिर दूसरा जो मानचित्रकार था वो फ्रांसीसी था, वो 1720 में बनाया। और दोनों के नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। दोनों एक ही मतलब इसी भूखंड का बनाए हैं, लेकिन उनमें काफ़ी अंतर है। जैसे अल इद्रीसी के नक्शे में दक्षिण भारत जो है वो उस जगह दिखाया गया है जहां आज उत्तर भारत है। देखिए पॉइंट,
जहाज उत्तर भारत है, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की ओर है, जबकि श्रीलंका का द्वीप नीचे है। अभी क्यों है ये सब भी बताएंगे। जगहों के नाम अरबी में दिए गए हैं, ये सब बातें हैं इनके में। अरब का है तो अरबी का। और इन्होंने भारत के उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के बारे में भी बताया है। यानी कन्नौज जिला जो आप पिछले 6 में भी पढ़े होंगे, कन्नौज है, वाराणसी है और मथुरा है, ये सब जो जिला है ये बहुत ही प्राचीन जिला है। ओके। और दूसरा मानचित्र जो बनाया है, इनका नाम देख लीजिए, इनका नाम है 18वीं सदी में बना था, यानी 1700 समथिंग में, जो यहाँ पे बताया गया 1720। नाम है गुलाम, एक सेकंड, जस्ट ए मिनट, गुलाम द लिस्ले ने बनाया था। ओके, ये बातें हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो मेन पॉइंट है बस वही पढ़ाते हैं। नई और पुरानी शब्दावली, नई और पुरानी शब्दावली को लेकर बताया गया है कि जो शब्दावलियां हैं वो नई, जो पहले नई थी वो आज पुरानी हो गई। और कैसे, इसके बारे में है। भारत का नाम लेकर है, हिंदुस्तान के नाम लेकर भी बताया गया है। हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता था और आज किस अर्थ में किया जाता है, इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा नोट कर सकते हैं कि जो है हिंदुस्तान शब्द है ये भारत के अर्थ में लेते थे। और ये कहाँ, जिसने इतिहास का मिनहाज इस सिराज ने हिंदुस्तान का प्रयोग किया था फारसी में। और ये कहाँ के लोगों को, पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित लोगों के लिए होता था। बाद में ये आज सबको पता ही है पूरे भारत के लिए इस्तेमाल होता है, इस शब्द का प्रयोग होता है। और कभी भी जो हिंदुस्तान शब्द है उसमें दक्षिण भारत का नहीं होता था इस्तेमाल, दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ था हिंदुस्तान में, शब्द में दक्षिण भारत का समावेश नहीं हुआ था। अच्छा, जितना आक्रमण उत्तर भारत और पश्चिम भारत ने झेला है उतना बाहरी लोगों का आक्रमण दक्षिण भारत में नहीं झेला है। अच्छा, इसके बारे में इसलिए कहा जाता है दक्षिण भारत में, इसलिए जो एजुकेशन का लेवल है वो काफ़ी हाई है और लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि उनको मारपीट करना ही नहीं पड़ा, उनको युद्ध का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इधर जो पश्चिम है, उत्तर भारत के लोग हैं, यहाँ पे इतनी ज़्यादा मतलब युद्ध हुआ है, चाहे वो अरबों के द्वारा, तुर्कों के द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा हो, सबके द्वारा यहाँ के लोग ज़्यादा झेले हैं। बस ये अगला टॉपिक आ जाता है इतिहासकार और उनके स्रोत। इतिहासकार जो होते हैं उनके स्रोत क्या होते हैं, कौन कौन से स्रोत का प्रयोग करके वो इतिहास लिखते हैं, इसके बारे में है। इतिहासकार जो है वो जैसे गुप्त वंश और हर्षवर्धन के बारे में जब उन्होंने पता किया तो वो उनको अभिलेख और सिक्कों के माध्यम से पता चल गया, जिससे उन्होंने लिखा। लेकिन आगे जो इतिहासकार हैं वो अभिलेख, सिक्के, इमारत के अलावा लिखित सामग्री का भी इस्तेमाल करने लगे। और फिर धीरे धीरे जो है ये प्रमाणिक लिखित सामग्री की संख्या जो है ज़्यादा बढ़ गई। देखो, समय के साथ साथ लोग लिखने लगे इतिहास। अब जैसे भारत ही है, अब भारत का इतिहास अब तो लिखित रूप में लोग कागज और पेन का इस्तेमाल करने लगे हैं। तो भारत का अगर जो 30 साल पिछला या 50 साल पिछला भी हम जानना चाहें कि क्या था तो मिल जाता है। ये सब बातें इसमें कही गई हैं कि इतिहासकार क्या क्या स्रोत इस्तेमाल करते हैं। तो ये होगा सिक्के, अभिलेख और इमारत और लिखित सामग्री का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को जानने में, और फिर उसी स्रोत के हिसाब से अपनी जो है जो भी उनकी टॉपिक होती है उस पर लिख देते हैं। इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे? धीरे धीरे कम करने लगे। इस समय के दौरान कागज सस्ता हो गया, जिससे कागज पर लिखा जाने लगा। अच्छा, कागज जो है चीन है, चीन ने कागज की खोज की थी, आविष्कार किया था, जो हम पिछले अपने वीडियो में बता चुके हैं। 6 क्लास का जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें बताया गया है चीन ने कैसे उसकी मतलब खोज की थी। 1400 साल पहले चीन ने की थी। और चीन जो है बहुत सालों तक जो है छुपाए रखा कागज के बारे में। अपने छोटी आंख वाले देशों, ये याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, छोटी आंख वाले देशों को पहले बताया। जैसे
कोरिया है, जापान है, उसके बाद ये बगदाद है, फिर धीरे धीरे सब जगह फैलता गया। और जो है इसका इस्तेमाल कौन लोग करने लगे? देखो, कोई चीज़ महंगी होती तो सबसे पहले कौन इस्तेमाल करता है? धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित करते थे। ये लोग एकत्रित करते थे, सारे धर्म ग्रंथ और सब कुछ लिखा जाने लगा था। जब कागज सस्ता हुआ तो सब लिखा जाने लगा। पांडुलिपियां पहले भी बता चुके, पांडुलिपियां जो हाथ से लिखी जाती है उन्हें बोलते हैं। पांडुलिपियां तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही इनको उपयोग कठिन है क्योंकि बहुत नाजुक होती है। पत्तों पर लिखी हुई चीज़ और फिर इतनी पुरानी चीज़, तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, उसको संभाल के लो लिखो। अच्छा, ये यहाँ पे जो चित्र बना है उसी के माध्यम से समझ लेते हैं। देखो, हाथ से लिखी जा रही है, दादाजी लिख रहे हैं। ये लिपिक का काम लिखने उखने का था। पहले तो कम ही लोग लिखते थे ना काम की चीज़। आज तो कागज जितना मिल जाता है, जो मन हो वो लिख दो, जिसका मन हो ऐसे लिख दो, बस जो पढ़ा लिखा वही लिख पाएगा ना। 14वीं शताब्दी में इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार उसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। पहली वाली 2 वृत्तांत लिखा गया था। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना 2 वृत्तांत लिखा था 1356 में और दूसरी बार उसने 2 वर्ष बाद लिखा था, लेकिन इतिहासकारों को 1356 का याद था और नहीं याद था, यानी नहीं मिला था उनको। तो फिर उसके बाद में जब उनको 1971 में पता चला तब उसके बारे में और आगे लिखे। एक नए सामाजिक और राजनीतिक समूह इसमें बताया गया है, कैसे समाज और राजनीति में परिवर्तन हुई, इसको लेकर है। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में, इस काल में क्या हुआ, सिंचाई में राहत, कटाई में चरखे और युद्ध में बारूद वाले हथियार, अग्निअस्त्रों का इस्तेमाल होने लगा था। यानी 700 से 1750 के बीच ये सब चीजें इस्तेमाल होने लगी थी। और इस महाद्वीप में जो है खान पान भी आया, नई खान पान, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी। इसी समय ये सब चीजों का उत्पादन लोगों ने सीखा। ये सारी परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप इस काल में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का भी काल रहा है। जब ये सारे परिवर्तन होंगे तो राजनीति, समाज और सब बदलेगा ही। इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लगे थे। व्यापारी जो होते हैं, आपने इतिहास जो भी अब तक पढ़ा होगा और क्लास 6 पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हमारी सीरीज का जो क्लास 6 का है हिस्ट्री वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो उसमें ये बताया गया कि जो व्यापारी लोग हैं उन्हीं ने ही नई नई खोज की, नई नई चीज़ों का पता किया और वही जो है आगे उत्पादन के लिए बढ़ावा दिए, किसी चीज़ को बढ़ाए हैं। इस युग में लोगों की गतिशीलता का हो गया, ये देख लीजिए कितना मुश्किल था उस समय। अच्छा, उस समय किन समुदाय का महत्व बढ़ता गया? एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के इस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होते थे। जैसा कि मैंने पहले अपने वीडियो सीरीज में बताया है कि पहले वर्ण व्यवस्था थी, जात व्यवस्था नहीं थी। तो वर्ण व्यवस्था में जो एक क्षत्रिय वर्ण होता था, वो लोग
अपने को राजपूत कहते थे, यानी राजा का पुत्र। यानी कहने का मतलब वो चाहते थे, वो उनका कहना था कि राजा बनने के हकदार हम ही हैं, क्योंकि हम युद्ध कर सकते हैं, हम रक्षा कर सकते हैं सबकी। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उप महाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। यानी राजा और सामंत वर्ग ही नहीं थे। सामंत वर्ग मतलब जो संपन्न वर्ग है, या सेनापति जो कर वसूल करता था। सामंत के बारे में मैंने पहले भी बता दिया है अपने पिछले वीडियो में, कि सामंत कोई दो शब्दों का अर्थ नहीं है जो बताया जा सके। सामंत एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को जो करता है उसी को सामंत वर्ग में बोला जाता है। जो छोटे से स्टोरी के रूप में बताएं अगर, तो सामंत वर्ग वो होते हैं जो राजा से सैलरी ना लेकर भूमिदान पाते थे, और उस भूमिदान को लोगों को देकर खेती के लिए उनसे कर वसूल करते थे समय समय पर, तो उसी को सामंत कहते हैं। बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे। यानी राजपूत जो हैं वो ऐसा नहीं कि राजा ही जो थे वो राजपूत हैं। राजपूत का अर्थ इसमें सही से बता दिया गया है कि राजपूत वो होते थे जो राजकाज में काम करते थे। सेनापति हो सकते हैं, सैनिक हो सकते हैं, या उसी में कोई भी काम किसी पद पर हो, और उनको राजपूत कहा जाता था। राजा का पुत्र जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल प्रकरण और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। अब कवि लोग जो थे वो इनका गुणगान करते थे, अपनी लेखों कवि रखे गए थे गुणगान करने के लिए, उत्साहित करने के लिए उनके युद्ध में। क्या देखो आपने क्या क्या किया, ये जीता वो जीता, सब बातें हैं। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, राजनीतिक रूप से कौन हकदार स्थापित कर लेता? मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। मुख्यतः कायस्थ को क्या कहते हैं? मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का कार्य करने वाली जात। कायस्थ जो है वो ज़्यादातर लिपिक का काम और मुंशियों का काम करना पसंद करती थी। पूरे काल के दौरान जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा है। देखो पूरा जो भारत है या पूरा महाद्वीप है वो जंगलों से घिरा था, जंगलों से पूरा था, लेकिन बाद में खेती के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। जब आगे आप क्लास में जाएंगे, क्लास का पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि कैसे जो है आदिवासियों का इस्तेमाल करके इस जंगल को खेती वाली भूमि बनाई गई। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। और हाँ, आपसे एक प्रॉमिस करते हैं कि आप अगर जो इस चैनल से जुड़े रहे NCERT फॉर ऑल एग्जाम्स चैनल से, तो हम प्रॉमिस करते हैं कि आप सोशल साइंस जो है उसमें आप इतने माहिर हो जाएंगे कि आप 90% से 95% तक आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसको अच्छे से कर लेंगे। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए और भरोसा रखिए कि इस चैनल पर आपको सारे कंसेप्ट जो है क्लियर किए जाएंगे। और हाँ, अगर कोई भी सवाल है या कोई भी टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पर पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हम पूरा प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो उसी पर बनाएं और आपको उस पर आपकी जो भी डाउट है वो सॉल्व करें। ओके, अब अगला है, इसमें ये बताया जा चुका, कटाई की गई, फिर कैसे खेती की ज़मीन बनाई गई, ये सब इसमें है। अब अगला टॉपिक जो आता है, चलिए यहाँ पे अभी एक कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। पुराने और धर्म, अगला टॉपिक आता है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य को लेकर है। क्षेत्र और साम्राज्य, चोल, तुगलक या मुगल
जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। इसमें चोल अध्याय 2 में पढ़ेंगे, और ये ब्रैकेट में बता दिया गया। अध्याय मतलब चैप्टर में आप पढ़ेंगे। अंतर्गत कई क्षेत्र आते थे, और दिल्ली के जो सुल्तान थे गयसुद्दीन बलबन की प्रशंसा में एक प्रशस्ति, संस्कृत में प्रशस्ति लिखी गई थी। संस्कृत में प्रशस्ति मतलब होता है प्रशंसा। उसे एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है। दिल्ली के सुल्तान जो गयसुद्दीन बलबन थे, उनकी प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई थी, ये बात याद रखिएगा। एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया उस प्रशस्ति में, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था। और पूर्व में बंगाल से लेकर, जैसे ये भारत, मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, और इधर पूरब है। तो मैप जैसे तैसे बना देते हैं, बस समझना है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। तो इसमें बताया जा रहा है कि उसका जो साम्राज्य है वो फैला था पूर्व में बंगाल इस साइड में है, बंगाल हमारे भारत के पूर्व साइड में है। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान यहाँ है, बंटवारे के बाद यहाँ, और अफगानिस्तान यहाँ है। तो अफगानिस्तान के गजनी तक फैला हुआ था, ये बताया, गजनी शहर है, वहां तक फैला हुआ था। और इस जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत भी आ जाता था। गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना में शामिल थे। सेना देखो, जो भी राज करने आया वो अब कितनी सेना बाहर से लेकर आएगा, तो एक सीमित सेना लेकर आया बाहर से, और यहाँ पे कुछ लोगों को मिला लिया बड़े पद पर, तो अपने ही लोगों को रखा ऊंचे पद पर, और जो थोड़ा छोटे पद होते हैं उस पर यहाँ के लोगों को रखा। ये बातें हैं। और अगला टॉपिक इसमें जो बताया गया है कि उसकी सेना कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। यानी कि इतनी भारी सेना थी उनकी कि उनकी इन सब जो शहरों की है, उनके राजा थे, उनके सेना कुछ नहीं थी। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्ति पूर्ण मानते हैं। इतिहासकार कह रहे हैं ये सब एक लंबा चौड़ा बताने का तरीका, ऐसा कुछ नहीं हो सकता सही, ये इतिहासकार कह रहे हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश में भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस महाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं, अलग अलग जगह पर अपने अधिकार क्यों बताते हैं, ये बताया जा रहा है। इतिहासकार कहते हैं भाषा तथा क्षेत्र है। 1318 में कवि अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। अमीर खुसरो ने ये देखा कि जो भारत है, उपमहाद्वीप है, भारत का उपमहाद्वीप, क्योंकि पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब इसी में थे, वहाँ पे जो है भाषा अलग अलग है। जैसे सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगानी जो आंध्र प्रदेश में बोली जाती है, गुजरी गुजरात में, महाबारी तमिलनाडु में, ये तमिल कहा जा सकता है, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और हिंदवी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में। ये हिंदी जो हम लोग आज बोल रहे हैं वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र बोले जाते थे, वरना यूपी वाले कौन सी बोलते थे, अवधी। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। हमने पहले भी अपने जो वीडियो सीरीज मेरी चल रही उसमें एक लेसन था, उसमें बताया था कि जो ब्राह्मण हैं सबसे पहले वही संस्कृत को जानते थे। आम जनता प्राकृत भाषा जानती थी, उसके बाद तमिल भाषा जानती थी, कोई भी संस्कृत नहीं जानता था। इसीलिए संस्कृत में ही पुराण और सब लिखे गए हैं और मंत्र भी लिखे गए हैं, बस यही एक वजह है। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाई है, ये
दे रहे हैं काम, इससे तो हम लोग को मतलब नहीं है। और आगे देखें, 700 तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे, ये बता रहे हैं 700 तक हो गया था। अब आगे बढ़े, पुराने और नए धर्म, इसमें धर्म को लेकर बातें हैं। इतिहास के जिन हजार वर्षों की पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए, दैविक वैयक्तिक स्तर पर यानी व्यक्तिगत स्तर पर, मगर आम तौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन हो गया, आस्था का तरीका बदल गया। जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर अच्छा होता गया या किसी का बुरा होता गया, वैसे ही सबका अपनी आस्था में परिवर्तन आता गया। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए, ये ध्यान दीजिएगा। इन परिवर्तनों में कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण, समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। ये बता रहे हैं कि नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। पहले विष्णु जी, शिव जी और माँ दुर्गा यानी पार्वती जी की पूजा होती थी। बाद में लक्ष्मी और भी देवी देवता आ गए जिनकी पूजा आराधना होने लगी, और जो मंदिर में है वो पुरोहित का काम वो ब्राह्मणों को मिलने लगा, ये इसमें कहा जा रहा है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। देखो संस्कृत में ही सब लिखा गया, और संस्कृत के अच्छे जानकार, देखो जो भाषा एक अलग होती है। जैसे अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजी लेकर आए, तो अंग्रेजी कुछ खास नहीं थी, लेकिन वो अलग लगा लोगों को, और खुद को अलग और बड़ा और क्या है ज्ञानी दिखाएं वो कि ये भाषा ज़्यादा अच्छी, ये लोग क्या बोल रहे हैं। तो आज भी लोग थोड़ा अंग्रेजी सीख लेते हैं, तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारी रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी है, ये वो। तो वैसे संस्कृत के जानने वालों का था उस समय, जिससे और वो संस्कृत ज़्यादातर जाने, ब्राह्मण लोग उसकी पढ़ाई किए, तो इसलिए उनका मान सम्मान बढ़ गया था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया। ये बता रहे हैं कि जो ये राजा महाराजा थे, इनको संरक्षण दिए और इनको समर्थन दिए, जिससे इनका समाज में दबदबा और भी बढ़ गया, ये बता रहे हैं, ये लेसन बता रहा है। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा को लेकर हुआ। पहले कर्मकांड और इसमें लोगों का विश्वास था, बाद में भक्ति की ओर लोग बढ़ने लगे, भक्ति करने लगे। पहले कर्मकांड और ये सब करते थे, जैसे हवन किया, पूजा किया, ये सब। भक्ति एक अलग चीज होती है। भक्ति में जैसे माला कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो सब भक्ति होता है। और हवन करना या और कर्मकांड करना वो कर्मकांड में आता है, और चीजें करना। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। अच्छा, यही समय था 700 से 1750 के बीच ही यही समय था जहाँ नए नए धर्मों का आगमन यहाँ होने लगा। जैसे कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। जो कुरान शरीफ है वो उसका संदेश सबसे पहले व्यापारियों से पहुंचा। जैसा व्यापारियों से क्रिश्चियन भी फैला, ये बताया जा रहा है, लेकिन क्रिश्चियन जो है जो सबसे पहले आया केरल में, वो प्रचार के माध्यम से आया, व्यापारी के माध्यम से नहीं आया। वहाँ के जो पादरी हैं वो आए थे और वहाँ से आया। लेकिन जो ये मुसलमान धर्म है, ये जो है व्यापारी के माध्यम से आया। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं। ये जो है केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को मानते हैं और किसी भी भगवान या किसी को नहीं मानते हैं।
जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। इसमें बताया गया है कुरान शरीफ में, ये जो एनसीईआरटी लिखती है, कि इसमें जो उनसे उनको मानता है, उनकी सत्ता को स्वीकार करता है, उसी से ही वो प्रेम, करुणा और उदारता जो उनसे रखता है, प्रेम करता है, करुणा रखता है, उदारता हर व्यक्ति को गले लगाता है, यानी उसी को ही मानता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। यानी कि उनका कहना सामाजिक पृष्ठभूमि कैसी रही हो, चाहे वो कैसी किस टाइप के भी रहे हो, उससे नहीं मतलब, बस उनको जो मानता है वही उनका प्रिय होता है। कई शासक इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। जैसे हिंदू में ब्राह्मणों को संरक्षण देते थे, वैसे ही इस्लाम में जो इस्लामिक शासक होते थे वो इस्लाम को संरक्षण देते थे। उलेमा बोलते थे, जो जैसे हम लोग में पंडित बोलते हैं या ब्राह्मण बोलते हैं, तो पुजारी बोलते हैं, ऐसे शब्द यूज करते हैं जो मंदिर में काम करते हैं या धार्मिक चीजें करते हैं, लेकिन इसमें उलेमा बोलते हैं। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते हैं। सब लोग अलग अलग तरीके से धर्म की व्याख्या करते हैं। जैसे हिंदुओं में अलग तरह से किसी चीज की व्याख्या की गई, एक कथावाचक है, किसी चीज को अलग व्याख्या की है, तो एक दूसरे कथावाचक किसी और तरीके से किए, ये सब चीजें हैं हिंदू धर्म की। ये होगा। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे। अच्छा, ये जो शिया सुन्नी है इसके बारे में अलग अलग चीजें बताई जाती है, उनकी ये सोच है, उनकी ये, लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा है, एनसीईआरटी में बस यही लाइन लिखा है जो आप नोट कर लीजिए या दिमाग में नोट कर लीजिए। शिया थे जो पैगंबर साहब के जो दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं, यानी लीडर मानते हैं। और जो सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के प्रारंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे। इसमें बता दिए खलीफा कौन थे। इस्लाम के जो आरंभिक दौर था, शुरू का समय, धर्म का जो नेतृत्व करते थे वो खलीफा कहलाते थे। आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत, विशेषकर भारत में हनफी और सफ़ी जैसे ऐसे सिद्धांत हैं कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। इसमें बता दिया गया है कि शिया सुन्नी जो हैं वो किसको किसको मानते हैं और खलीफा क्या है। इसलिए इससे जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर दीजिएगा। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को लेकर घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते, यानी कि केवल घंटों, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं। उनका नजरिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है, यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों, युगों या कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए इन्होंने अलग अलग समय को बांटा है, जो आप आगे पढ़ेंगे। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ये यहाँ के समाज को बांटने की बात कर रहे हैं। यह हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। इसके बारे में ये सब बताया गया है और इसमें कुछ ऐसा नहीं है। और ये लेसन कंप्लीट हो गया है। और इसमें जो भी अतीत में विदेशी किसे माना जाता था, अच्छा ये सब इसलिए दिखा रहे हैं कि ये अगर जो कर ले तो जो आपका ये पता चल जाएगा कि हाँ आप सीख गए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसमें रिक्त स्थानों को भरे। ये है अभिलेखागारों में
क्या रखे जाते हैं, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, ये नाम बताना है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा इस पीडीएफ को। पीडीएफ की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको खोल के आप खुद पढ़ लीजिएगा ताकि ज़्यादा समझ में आए। और फिर से एक वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छे से पढ़िए। बस, बाय बाय।